ये आपका मॉडर्न इंडिया का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट का प्लासी एंड बक्सर, ये टॉपिक आपका रह गया था। ये मैं आपका अब कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक संगठन से राजनीतिक शक्ति बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक शक्तियों से उसका मुकाबला हुआ और उसने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करके भारत को अपना गुलाम बना दिया था। और जैसा कि आप जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को हमने भारत को आज़ाद भी करवाया। तो 1947 से पहले 1600 ईडी से 1947 के बीच में ये जो 350 साल का समय है, इस 350 साल में क्या क्या हुआ है, इन सब की जानकारी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो 1600 ईडी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई, तब भारत में मुग़लों का शासन था और कंपनी जो है भारत में रोज़गार की तलाश में आई, व्यापार करने की तलाश में आई और यहाँ के राजाओं से यानी मुग़लों से परमिशन मांगी। ठीक है, और वो यहाँ पर शांतिपूर्वक अपना व्यापार कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही भारत की राजनीतिक शक्तियाँ कमज़ोर हो गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इसको हम ढंग से पढ़ते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 ईडी में शाही चार्टर के तहत स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी। 18वीं शताब्दी में मुगल शक्ति के पतन और भारतीय राज्यों की आपसी प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाकर कंपनी राजनीतिक शक्ति बन गई। यह व्यापार, कूटनीति, सैन्य हस्तक्षेप और राजस्व नियंत्रण की क्रमिक प्रक्रिया थी। व्यापारिक आधार का निर्माण। कंपनी ने सूरत, मद्रास, बम्बई, कोलकाता में फैक्ट्रियाँ स्थापित करके अपना व्यापारिक उद्देश्य मजबूत किया। 1717 में कंपनी को मुगल सम्राट फारूक शेर से एक फरमान मिला, जिसके तहत कंपनी को शुल्क रियासतें प्राप्त हुईं। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और इससे पूंजी के आधार पर कंपनी ने किलेबंदी, निजी सेना और नौसैनिक सुरक्षा को विकसित किया। बंगाल में कंपनी की दस्तकों के दुरुपयोग ने स्थानीय सत्ता से टकराव पैदा किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में जो तनाव था वो दस्तकों के सही गलत प्रयोग के कारण ही था। सैन्य तथा कूटनीतिक हस्तक्षेप। कर्नाटक युद्धों ने साबित कर दिया कंपनी भारतीय उत्तराधिकार संघर्षों में दखल कर सकती है। 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर जाफर के साथ षड्यंत्र और 1764 के बक्सर के युद्ध में विजय ने कंपनी को राजनीतिक बढ़त प्रदान की। अतः कंपनी का व्यापारिक संस्था से सैन्य राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना स्पष्ट हो गया था। राजस्व शासन तक। 1757 ईडी में प्लासी विजय और 1764 में बक्सर विजय के बाद कंपनी ने 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इस सफलता के बाद कंपनी की सेना का खर्च भारतीय राजस्व से होने लगा था। अतः कंपनी व्यापारिक लाभ से राजस्व अधिकार और राजस्व अधिकार से राजसत्ता की ये प्रक्रिया उपनिवेशिक शासन की नींव बनी। 1773 में बने रायगढ़ एक्ट ने राजनीतिक भूमिका को संस्थागत रूप प्रदान किया। स्पष्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक उदय केवल सैन्य विजय का परिणाम नहीं था, बल्कि ये तो आर्थिक हितों की राजनीतिक संस्थानीकरण का परिणाम था। इस प्रक्रिया के द्वारा ही भारत में कंपनी ने औपनिवेशिक राज्य की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध का विश्लेषण कीजिए। इस युद्ध के परिणामों का ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 23 जून 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। ये केवल सैन्य संघर्ष मात्र नहीं था, बल्कि व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बनने की प्रक्रिया का आरंभ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सीट और नवाब के कुछ दरबारियों से गुप्त समझौता करके प्लासी के युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। इस प्रकार प्लासी का युद्ध एक वास्तविक युद्ध न होकर एक षड्यंत्र, कूटनीति और विश्वासघात के से अधिक कुछ न था। सिराजुद्दौला की सेना अधिक होते हुए भी पराजित हो गई। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और कंपनी ने बंगाल की राजनीति को अपने नियंत्रण में ले लिया। कंपनी को भारी धनराशि, व्यापारिक सुविधाएं और 24 परगना क्षेत्र प्राप्त हुआ। अतः बंगाल में कंपनी की पकड़ मजबूत हुई और नवाब कंपनी का आश्रित बनकर रह गया। कंपनी ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के आर्थिक संसाधनों पर अधिकार कर लिया। बंगाल विजय ने कंपनी को उत्तर और दक्षिण में अपनी स्थिति को मजबूत करने का आधार दिया। स्पष्ट रूप से प्लासी के युद्ध ने कंपनी
को व्यापार से शासन, शासन से प्रभुत्व, प्रभुत्व से साम्राज्य की दिशा निश्चित कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1764 में के बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। इस युद्ध से कंपनी की राजनीतिक शक्ति का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1764 का बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। प्लासी के युद्ध ने कंपनी के प्रवेश द्वार खोले थे, लेकिन बक्सर के युद्ध ने कंपनी को वास्तविक प्रभुत्व दिलाया था। इस युद्ध के बाद ही सैन्य विजय, वैधानिक मान्यता, राजस्व नियंत्रण तथा प्रशासनिक प्रभाव के आधार पर कंपनी की शक्ति में तेजी से विकास हुआ। 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में कंपनी ने बंगाल के नवाब और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस युद्ध के बाद कंपनी व्यापार संस्था के साथ ही एक प्रभावशाली सैन्य राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। 1765 की इलाहाबाद की संधि ने इस विजय को औपचारिक राजनीतिक आधार प्रदान किया। कंपनी की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होने के बाद बंगाल के नवाब नाम मात्र के नवाब रह गए। वास्तविक शक्ति कंपनी के अधीन आ गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। अवध पर कंपनी का प्रभाव बढ़ने से अवध बफर स्टेट के रूप में स्थापित हो गया। बक्सर के युद्ध ने भारतीय शासकों की पारस्परिक कमजोरी और कंपनी की संगठित सैन्य प्रशासनिक क्षमता को उजागर कर दिया। कहने का मकसद ये है कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी पूरी तरीके से बंगाल पर वास्तविक शक्ति के रूप में उभर कर आई और भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो कंपनी का सीधे तौर पर मुकाबला कर सके। इसलिए कंपनी अब खुले तौर पर बंगाल पर अधिकार करने के लिए तैयार थी और लूट करने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि कंपनी केवल एक उद्देश्य के लिए आई थी, व्यापार करने और मुनाफा कमाने। उन्हें भारत पर शासन करने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उन्हें मजबूरी में भारत पर शासन भी करना पड़ा। लेकिन उस शासन का वास्तविक उद्देश्य केवल भारत से धन की प्राप्ति करना ही था। तो इस क्वेश्चन में आपको ये अर्थ मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त दीवानी अधिकारों का भारतीय प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल शासक शाह आलम सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल शासक शाह आलम सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसके बाद कंपनी को राजस्व वसूली और दीवानी न्याय का अधिकार प्राप्त हुआ। 1765 से कंपनी का रूप व्यापारिक संस्था से औपनिवेश शक्ति के रूप में बदलने लगा था। ठीक है। दीवानी अधिकारों की प्राप्ति के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया, द्वैत शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। कंपनी ने राजस्व नियंत्रण, प्रशासनिक केंद्रीकरण तथा राजनीतिक प्रभुत्व की प्रक्रिया आरंभ की, यानी कि कंपनी ने व्यापार अपने हाथ में रखा और प्रशासन नवाब के अधीन कर दिया, जिससे कि राज्य की जो व्यवस्था थी पूरी तरीके से बिगड़ कर रह गई थी। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन यानी दो प्रकार का शासन को ख़त्म करके प्रत्यक्ष प्रशासन को स्थापित किया, यानी कि अब सारे अधिकार कंपनी के पास आ गए, नवाब के पास कुछ नहीं बचा था। दीवानी अधिकारों का सबसे गहरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। कंपनी ने अधिकतम भू राजस्व वसूली को लक्ष्य बनाया, जिससे किसानों, जमींदारों और ग्रामीण समाज पर भारी दबाव बढ़ा। कंपनी ने भारतीय राजस्व से ही, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही गहराई से समझने का टॉपिक्स है, कंपनी ने भारतीय राजस्व से ही वस्तुओं को ख़रीदा, यानी कि भारत का जो कच्चा सामान था वो ख़रीदा। सैन्य विस्तार किया, यानी कि सेना को बड़ी किया भारत के पैसे से ही, और इंग्लैंड को धन भेजने में उसका इस्तेमाल किया, यानी कि बचा कुचा धन इंग्लैंड भेज दिया। इससे भारत में कंपनी द्वारा राजस्व संग्रह, धन निष्कासन व आर्थिक शोषण की औपनिवेशिक संरचना का विकास हुआ। औपनिवेशिक का मतलब होता है दूसरे देश पर शासन करना, यानी कि छोटा इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में, निवेश यानी निवेश और उप माने छोटा। कंपनी की लूट के कारण बंगाल की समृद्धि तेजी से घटी, कुटीर उद्योग प्रभावित हुए और कृषि संकट गहरा हो गया था। 1770 का बंगाल का काल इस शोषणकालीन नीति का गंभीरता को साफ दिखाता है। स्पष्ट है कि औपनिवेशिक राज्य आर्थिक दोहन एवं भारतीय निर्धनता की आधारशिला सिद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आप लिख भी लेना, समझ लेना 3-4 बार, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होती है। ये क्वेश्चन कंपनी की क्रूरता को साफ तौर पर दिखाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मुझे क्या सही और बेहतर करना है उसके लिए भी मुझे गाइड कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।